हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, जो ग्रामीण अधिवासियों का जो समकालीन समस्याएं थी वो हम पढ़ रहे थे। मतलब मैं डायरेक्टली बोलूँ तो हम जो सेटलमेंट ज्योग्राफी था वो पढ़ रहे थे। हम सेटलमेंट ज्योग्राफी हमारा अब कुछ ही समय में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। और दूसरी बात मैं बता दूं, आज मेरा वेबसाइट लॉन्च हो चुका है। वेबसाइट आ चुका है मेरे पास, उसके ऊपर मैं मॉडल पेपर बनाने का काम स्टार्ट कर चुका हूं। तो कुछ ही टाइम में, अगले कुछ ही टाइम में आपको सारे के सारे कंटेंट मिल जाएगा, सारे के सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। नेट जेआरएफ के जितने भी सब्जेक्ट हैं, नेट जेआरएफ में जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सीएसआईआर नेट हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, आपको हर एक मॉडल पेपर यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है। दूसरी बात, जो भी मॉडल पेपर होगा, जो भी हमारा कंटेंट होगा, बिल्कुल A1, क्या बिल्कुल A1 कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा, बिल्कुल कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और बिल्कुल हम पूरी, जहाँ तक आपको तो पूरे साथ नहीं, कंप्लीट लंबे टाइम तक साथ नहीं रहना है मेरे साथ, लेकिन मैं लंबे टाइम तक बिल्कुल आपका नहीं, मतलब सभी का इसी तरीके से सहयोग करता रहूँगा। आपको मेरे साथ ज़्यादा लंबी रिलेशनशिप बना के नहीं रखनी। आपको मेरे साथ केवल 1 साल रहना है पढ़ने के मकसद से, जो ये साल ओनली। ठीक है। इस साल में आपको कुछ भी करो, कैसे भी करो, कितना ही पढ़ो, किसी भी तरीके से पढ़ो, लेकिन आपको जेआरएफ निकालना है। क्या करना है? जेआरएफ निकालना है। हर हाल में जेआरएफ निकालना है, चाहे उसके लिए आपको कितना भी जबरदस्त तरीके से क्यों ना पढ़ना पड़े। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ग्रामीण नगरीय प्रवास। देखो, ये क्या होते हैं, ग्रामीण नगरीय प्रवास क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में, बिल्कुल शानदार तरीके से समझाऊंगा। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि होता क्या है, फिर हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलेंगे आगे की ओर। देखो, ग्रामीण से नगरीय, ध्यान से सुनना एक एक लाइन। ग्रामीण से नगरीय प्रवास की प्रवृत्ति प्राय विकसित देशों में अत्यधिक प्रचलन में पाई जाती है। यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी सिंपल सी बात लिखी हुई है, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस लाइन में, कि गांव से नगरों की ओर प्रवास की जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का मतलब होता है एक रुतबा। गांव से नगर की ओर प्रवास की जो प्रवृत्ति है, प्राय विकसित देशों में अधिक प्रचलन में पाई जाती है। गांव से शहरों की ओर जाने की जो प्रवृत्ति है, गांव से शहरों की ओर जाने का जो प्रचलन है, वो विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में बहुत अधिक देखने को मिलता है। ये बात समझ में आ गई? इसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या का संकेंद्रण तथा उच्च जनघनत्व का पाया जाना है। अब आप बोलोगे कि सर, विकसित देशों में, विकासशील देशों में गांवों से शहरों की ओर लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं भाई? क्या कारण है ऐसा जिसकी वजह से वो जा रहे हैं? तो उसका कारण क्या है, सबसे पहले मैं इनडायरेक्टली बता सकता हूँ। आप अपने ऊपर ले सकते हो ये एग्जाम्पल, कि आप बाहर कमाने के लिए क्यों जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए। वहाँ पर अपने गांव में आपके पास रोजगार के ज़्यादा अवसर नहीं है, आप मेहनत करना चाहते हो और कमाना चाहते हो। ठीक है। आप की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, आपकी बेरोजगार हो, आप एक रोजगार चाहते हो, इसी के लिए तो हम बाहर जाते हैं कमाने के लिए। आपके पेरेंट्स, आपके कोई पड़ोसी बहुत दूर, 1000 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर रेगुलर कमाने के लिए जाते हैं। कुछ लोग आज निकलते हैं, फिर अगले साल आते हैं वापस। तो वो हम सब क्यों कर रहे हैं? केवल अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर, गांव में रोजगार क्यों नहीं है? देखो, गांव में एक तो उच्च जनसंख्या का संकेंद्रण है, दूसरा उच्च जनघनत्व है। ठीक है। विकसित देशों में लोग गांव से शहरों की ओर जाते हैं, उसके दो कारण है। पहला उच्च जनसंख्या का संकेंद्रण और दूसरा उच्च जनघनत्व का पाया जाना। उसके बाद हम बात करें, वर्तमान में भारतीय नगरीकरण हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण की प्रक्रिया है। ठीक है। वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, वर्तमान में भारतीय नगरीकरण हेतु, किसके हेतु? भारतीय नगरीकरण हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण की प्रक्रिया है। ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण का मतलब होता है गांवों से शहरों की ओर जाने की प्रक्रिया। ठीक है। उसके बाद हम यहां पर पढ़ते हैं, स्थानांतरण मुख्यतः बड़े नगरों की ओर होता है। हम किधर जाते हैं?
हम कहाँ जाते हैं, हम एक बहुत बड़े नगर में, जैसे इंडिया के लोग मोस्टली बाहर कहाँ जाते हैं कमाने के लिए, या तो गुड़गांव जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, अहमदाबाद, जो बड़ी बड़ी सिटी हैं वहाँ पर कमाने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोजगार के उन्हें बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। वहाँ पर उनको लगता है कि हम यहाँ पर किसी भी बड़ी सिटी में जाकर बहुत अच्छे से कमा सकते हैं, अपनी बहुत अच्छी वाली लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है, तो स्थानांतरण मुख्यतः बड़े नगरों की ओर होता है, जिसे टॉप हैवी पैटर्न अर्बनाइजेशन बोलते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? टॉप हैवी पैटर्न अर्बनाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण दो कारकों से होता है। ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे सभी के सभी लाडलों, जो ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण होता है वो दो प्रमुख कारकों से होता है। ठीक है, एक पुश फैक्टर है, एक पुल फैक्टर है। पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब होता है धकेलना। ठीक है, आप गांवों से शहरों की ओर स्थानांतरण कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए? अर्निंग चाहिए, आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारना चाहते हो। ठीक है, अब आपके ऊपर दो कारक काम कर रहे हैं, एक पुल फैक्टर काम कर रहा है, एक पुश फैक्टर काम कर रहा है। मतलब एक खींचने का फैक्टर काम कर रहा है, एक धक्का देने का फैक्टर काम कर रहा है। अब आप बोलोगे कि सर जी आप तो मजे ले रहे हो, हम बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं, किसी भी शहर में कमाने के लिए जा रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सही करने के लिए जा रहे हैं, फिर वहां पर पुश और पुल मतलब खींचना और धकेलने के फैक्टर कहाँ काम किए? भाई आप मुंबई जा रहे हो, आप मुंबई क्यों जा रहे हो? क्योंकि मुंबई में आपको लग रहा है कि वहां पर मैं बहुत अच्छे से कमा सकता हूं, वहां पर रोजगार की बहुत सारे अवसर हैं। तो क्या किया? मुंबई ने आपको आकर्षित किया, मुंबई ने आपको खींचने की कोशिश की। आपके गांव में रोजगार नहीं है, आप गांव में बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते, आप गांव में अच्छे से नहीं कमा सकते, आप गांव की कमाई से अपनी बहुत अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। तो क्या कर रहा है? वो गांव है, गांव में जो कम अर्निंग है, गांव में जो कम रोजगार है, वो क्या कर रहे हैं? आपको धकेल रहे हैं कि भाई जा गांव से, तो यहाँ पर रहकर एक बहुत अच्छी लाइफ नहीं जी सकता। और मुंबई खुद की ओर खींच रहा है कि बेटा आजा मुंबई, मैं तेरे को बहुत अच्छा रोजगार दूंगा, मैं तेरे को बहुत अच्छी अर्निंग का सोर्स दूंगा, और मैं फिर तेरे को एक बहुत अच्छी लाइफ दूंगा। ठीक है, तो हम दूसरी जगह कमाने के लिए जा रहे हैं, वहां पर एक तो पुश फैक्टर काम कर रहा है, एक पुल फैक्टर काम कर रहा है। पुल फैक्टर का मतलब होता है खींचना, खींचने वाले कारक हम जहां पर जा रहे हैं। पुश फैक्टर हम जहां से जा रहे हैं, हम गांव से जा रहे हैं, गांव में कौन सा फैक्टर काम कर रहे हैं? पुश फैक्टर। गांव का जो फैक्टर वो धक्का दे रहा है कि निकल गांव से और बाहर जा और कमा अच्छे से, अच्छी लाइफ जी। और मुंबई के जो फैक्टर हैं वो काम कर रहे हैं किसका? खींचने का, कि आजा भाई मुंबई, हम यहाँ पर तेरे को काम देंगे, अच्छा रोजगार देंगे, अच्छी अर्निंग देंगे, फिर जी अपनी शानदार वाली जिंदगी। समझ में आ गई ये बात? अब नहीं कहोगे ना कि सर पुश और फुल फैक्टर क्या हो गए। भारत में ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण हेतु मुख्य गांवों की विकर्षण शक्ति उत्तरदायी है। बात वही है, भारत में जो ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण होता है, गांवों में जो ग्रामीण भारत में जो ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण होता है, उसके लिए मुख्यतः गांवों की जो विकर्षण शक्ति है वो उत्तरदायी होती है। दो प्रकार की शक्तियां होती है, एक आकर्षण की शक्ति होती है, एक विकर्षण की शक्ति होती है। आकर्षण की शक्ति क्या करती है? खींचने का काम करती है। विकर्षण की शक्ति क्या करती है? आकर्षण के अपोजिट धक्का देने के काम करती है, पुश करने के काम करती है। तो भारत में जो भी गांव से लोग सिटी में कमाने के लिए जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर उनको लगता है कि गांव में कोई रोजगार नहीं है, हम गांव में रहकर अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते, हम गांव में रहकर एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। तो गांव में, भारत में जो ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण हो रहा है, लोग गांव से जो शहरों की ओर जा रहे हैं, उसमें सबसे मेन फैक्टर क्या है? गांव की जो विकर्षण शक्ति है, गांव की जो बुरी दशा है वो है। ठीक है, गांव में विकर्षण शक्ति के कारण, अब बोलोगे कि सर आपने विकर्षण बोल दिया, गांव में ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये विकर्षण हो रहा है, ये धक्का देने का काम हो रहा है? अब देखो, गांव में रोजगार की कमी है, 1 बीघा जमीन है, उसमें 3 लोग काम कर रहे हैं, पूरी साल काम करते हैं, उसके बाद 50,000 की फसल पैदा करते हैं।
एवरेज निकालोगे तो एक आदमी की पर डे 50 रुपए की अर्निंग भी नहीं आती, जबकि इनको पूरे दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। हम बोल सकते हैं गांव में छुपी हुई बेरोजगारी है, गांव में मंद बेरोजगारी है। ठीक है, गांव में ऐसी बेरोजगारी है जो ना तो दिखती लेकिन है वो। आप ये सीधा सा एग्जाम्पल दे सकते हो, आपके 5 बीघा जमीन है, ठीक है, उसमें आपने गेहूं बो दिया, आपके घर में टोटल 3 कैंडिडेट हैं, वो 3 के 3 कैंडिडेट पूरे दिन पूरी रात इस फसल में लगे रहते हैं। टोटल फसल बिकती है 50,000 की, साल लग गया 6 महीना, आधी साल लग गई 6 महीना, 6 महीने तक 3 आदमी लगातार खेतों में काम कर रहे हैं और अर्निंग कितनी कर रहे हैं? 50,000। और यदि इन तीनों में से एक कैंडिडेट भी बाहर कमाने के लिए जाता है और वो मिनिमम 10,000 मंथली कमाता है तो 6 महीने में कितना लाता है? 60,000। बाकी ये दो भी जाते हैं तो टोटल अर्निंग कितनी होती है? 1,80,000। और इस साइड कितनी हो रही है? 50,000। ठीक है, तो ये क्या है? मंद बेरोजगारी है, छुपी हुई बेरोजगारी है। ठीक है, सामाजिक एवं संरचनात्मक सुविधाएं, बात बिल्कुल सही है। आज भी पूरे इंडिया में देखे जाए तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर नेटवर्क नहीं है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर सड़क नहीं है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जो ये ब्रॉडबैंड वाला कनेक्शन होता है ना, वाईफाई वाला सिस्टम, ये तो हो सकता है कि शायद ही किसी गांव में हो, बाकी हर किसी गांव में आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं मिलेगा। गांव में बात करने के लिए एक फिक्स जगह ढूंढी जाती है, वहां पर जाके सब बात करते हैं, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है, लाइट प्रॉब्लम है, जल की समस्या है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता लोगों को, पानी पीने के लिए 50-50 मीटर या 5-5 किलोमीटर दूर जाते हैं और वहां से पानी भर के लेके आते हैं। ठीक है, तो वहां पर उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही, हॉस्पिटल 50 किलोमीटर दूर है, स्कूल 10 किलोमीटर दूर है। तो क्या है? शिक्षा की सुविधा नहीं है गाँव में, स्वास्थ्य की, हॉस्पिटल नहीं है गाँव में, सुरक्षा की कमी है गाँव में, सिक्योरिटी नहीं है। गांव में क्या नहीं है? सिक्योरिटी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, चोरी हो रही है जबरदस्त तरीके से, ट्रांसपोर्ट की समस्या है, बिजली की समस्या है, खेलने के लिए कोई साधन नहीं, कोई गार्डन नहीं। आप खेतों में पिच बना लेते हैं लोग, जैसे गेहूं की फसल कटती है, गर्मियों की छुट्टियां लगती हैं, गांव में वो बना लेते हैं पिच और वहां पर खेलते हैं क्रिकेट, पेड़ों में काई काई डंका खेलते हैं, पेड़ों में मालदड़ी खेलते हैं। मतलब गांव के जो लोग होते हैं उनके गेम भी ऐसे होते हैं जो 0 रुपए इन्वेस्ट पर होते हैं, 0% इन्वेस्ट पर उनके खेल होते हैं। जैसे मैच खेला, लकड़ी का बैट बना लिया, उसके ऊपर बोतल चढ़ा, ड्यूकी या मरिंडा की बोतल चढ़ा देते हैं जिससे वो बैट फटे ना। एक उसकी स्टम्बर की 10 रुपए या 15 रुपए वाली बॉल ले आते हैं और पूरे दिन भर खेलते रहते हैं। 0 रुपए इन्वेस्ट, मात्र 15 रुपए का खर्चा हुआ, बैट बॉल खेल रहे हैं मस्त तरीके से। महंगे जहां पर रुपए खर्च होता है वो गेम खेलना ही नहीं जानते ये लोग। ठीक है, तो प्रवास क्यों होता है, उसमें ये समस्या भी एक सबसे महत्वपूर्ण कारक निभाती है। वर्तमान भारतीय नगरीकरण में सहायक अन्य कारक, और भी बहुत सारे कारक हैं जो ये नगरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे गैर प्राथमिक कार्य, जैसे सेवा क्षेत्र का तेजी से बढ़ना। गाँव में नहीं हो रहा लेकिन शहरों में सेवा क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है, शहरों में इंडस्ट्री बढ़ रही है जबरदस्त तरीके से। तो जब यदि कोई एक फैक्ट्री भी लगती है तो उसमें कम से कम 100, हम मान रहे हैं, बाकी ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है, 100 वर्कर की ज़रूरत पड़ रही है, 10 ऑफिसर की ज़रूरत पड़ रही है, एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ रही है। कितना रोजगार मिल गया। और आपको भी पता है गांव में कोई फैक्ट्री नहीं खुलती, फैक्ट्री कहाँ पर खुलती है? सिटी के आसपास के एरिया में खुलती है, जिससे कि वो ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सकें। विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, ये भी देख सकते हो, गांव में कहीं पर आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं मिलेगा, सिटी में आपको हर जगह ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिल जाएगा, सिटी में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जो चाहोगे वो मिल जाएगा आपको, लेकिन गांव में इम्पॉसिबल है। ठीक है, उपनगरों का निर्माण, जैसे फरीदाबाद का कर दिया, गुड़गांव का कर दिया, गाजियाबाद का कर दिया। अब आप बोलोगे कि सर उपनगर क्या हो गए? भाई साहब, जैसे मैं बात करता हूँ गुड़गांव की, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ज़्यादा जानता हूँ। ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई और यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ हो गई, इसलिए क्या किया गया, दिल्ली के पास में ही गुड़गांव को विकसित किया गया। धीरे धीरे यहाँ पर भी मार्केट बढ़ता गया, तो जो लोग बाहर से सामान लेने के लिए आते थे, जैसे कोई राजस्थान अलवर से चला गया, कोई मध्य प्रदेश से आ गया, तो वो गुड़गांव भी उसके पास एक ऑप्शन हो गया, वो गुड़गांव से भी खरीद लिया। वरना पहले सारे सारे कहाँ जाते थे? दिल्ली जाते थे।
गुड़गांव विकसित हुआ तो आधे जो लोग थे उनको किसने रोक लिया, गुड़गांव को रोक लिया, आधे लोग दिल्ली में चले गए। तो क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा बट गए लोग, वहां पर भीड़ भाड़ कम हो गया, दिल्ली में थोड़ी सी सिचुएशन सही हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से उपनगर भी बना दिए जाते हैं। नगरीय जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, ये भी भाई साहब एक मेन कारण होता है। गाँव में जनसंख्या जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है, एक ही बाप के 3-3 4-4 बेटे हो रहे हैं, बेटे के चक्कर में 3-3 बेटियां कर रहे हैं, बेटी के चक्कर में 2-2 बेटे कर रहे हैं। तो ऐसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको पेट भरने के लिए भी रोटी चाहिए, तो उसके चक्कर में क्या करते हैं, गाँव से लोग सिटी की ओर बढ़ते हैं। 10-10 साल के बच्चों को भेज देते हैं, जाओ कमाओ आप। 18 साल के बच्चे की शादी करके और उसके एक बच्चा हो जाता है, फिर वो कमाने के लिए भग जाता है बाहर। तो ये सब क्या हो रहा है, नगरीकरण का कारण है। भौतिकवादी जीवन शैली के प्रति बढ़ता लगाव, जो भौतिकवादी जीवन शैली है उसके प्रति बढ़ता लगाव। सामाजिक व राजनीतिक कारक जैसे भारत पाक बंटवारे में लोगों का स्थानांतर, यह भी एक नगरीकरण का ही कारण है। भाई भारत पाकिस्तान के बीच में जब बंटवारा हुआ था तो उसमें कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, जैसे जो हिंदू धर्म के लोग थे वो तो भारत में आ गए, जो मुसलमान धर्म के लोग थे वो क्या चाहते थे कि भाई हम पाकिस्तान में जाएं क्योंकि हमारा मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान है। तो लोग क्या कर रहे थे, जो मुसलमान भारत में थे और वो मुस्लिम मुल्क में रहना चाहते थे, तो वो कोशिश कर रहे थे हम कैसे ना कैसे करके पाकिस्तान में जाएं। लेकिन जो हिंदू थे वो हिंदू मुल्क में रहना चाहते थे, वो कोशिश कर रहे थे कि हम कैसे ना कैसे करके भारत में जाएं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से नगरीकरण है। अब मैं बताता हूं आपको भूमि उपयोग में बदलाव, चेंज इन लैंड यूज पैटर्न। चेंज इन लैंड यूज पैटर्न, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं पूरा डिटेल से, फुल डेस्क्रिप्टिव टाइप से। भूमि उपयोग पृथ्वी के किसी क्षेत्र का मनुष्य द्वारा उपयोग को सूचित किया जाता है। भूमि उपयोग पृथ्वी के किसी क्षेत्र का मनुष्य द्वारा उपयोग को सूचित किया जाता है। सामान्यतः जमीन के भाग पर होने वाले आर्थिक क्रियाकलापों को सूचित करते हुए उसे वन भूमि, कृषि भूमि, प्रतिभूमि, चरागाह भूमि आदि में बांटा जाता है। ठीक है, भूमि उपयोग पृथ्वी के किसी क्षेत्र का मनुष्य द्वारा उपयोग को सूचित किया जाता है। सामान्यतः जमीन के भाग पर होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप को सूचित करते हुए उसे वन भूमि, कृषि भूमि, प्रतिभूमि, चरागाह भूमि आदि में बांटा जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी अच्छे से याद करना, क्योंकि मैं अब तक का जहाँ पढ़ाया हूँ वो सारा समझने का था, उसको आप दोबारा पढ़ने की जरूरत है नहीं, सब कुछ समझ में आ गया, उसको आप बिना पढ़े भी सही कर सकते हो। लेकिन ये समझने का नहीं है, इसको याद करने का ही है। ब्रिटेन में प्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण, ब्रिटेन में पहला भूमि उपयोग सर्वेक्षण वर्ष 1930 में डडले स्टाम्प द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटेन में प्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण वर्ष 1930 में डडले स्टाम्प के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में भूमि उपयोग से संबंधित मामले भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, भारत में भूमि उपयोग से संबंधित जो मामले हैं वो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान से सुनना, राष्ट्रीय स्तर पर भूमि उपयोग से संबंधित सर्वेक्षण का कार्य नागपुर में स्थित राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नामक संस्था करती है। ये बात आपको याद करने की है, यहाँ पर समझने का कुछ भी नहीं है, तो दोबारा से ध्यान से सुन लो कि राष्ट्रीय स्तर पर भूमि उपयोग से संबंधित सर्वेक्षण का कार्य नागपुर में स्थित राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, ये दो संस्थाएं हैं वो करती हैं। तो मैं दो संस्थाओं का नाम बता रहा हूँ, एक संस्था का नाम है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और दूसरी संस्था का नाम है भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो। ये दो संस्था हैं जो भूमि उपयोग से संबंधित जो सर्वेक्षण है वो करने का काम करती हैं, और ये कहाँ पर करती हैं, ये नागपुर में दोनों की दोनों संस्था।
ठीक है, यह भूमि उपयोग मानचित्र को प्रकाशित करती हैं। और ये दोनों संस्थाएं हैं, ये दोनों की दोनों संस्थाएं क्या करती हैं, भूमि उपयोग से संबंधित जो मानचित्र है उनको प्रकाशित करने का काम करती हैं। तो आपके यदि क्वेश्चन पूछ ले कि भूमि उपयोग के मानचित्र का निर्माण या प्रकाशित करने का काम कौन करता है, तो भूमि उपयोग मानचित्र को प्रकाशित करने का काम दो संस्थाएं करती हैं। पहला है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण, दूसरा है भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर एक एक पॉइंट। भूमि उपयोग में बदलाव संबंधित तथ्य, कुछ फैक्ट हैं जो भूमि उपयोग में बदलाव से संबंधित हैं। ठीक है, हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। वर्तमान में नगरीय प्रवृत्ति के प्रसार से ग्रामीण अधिवासों वाली भूमि को कम किया जा रहा है। वर्तमान में नगरीय प्रवृत्ति के प्रसार से ग्रामीण अधिवासों वाली भूमि को कम किया जा रहा है। दूसरा फैक्टर आता है चरागाह क्षेत्र में कमी आ रही है, इससे जीवों का संरक्षण बाधित हो रहा है। ध्यान से सुनना, हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई साहब भूमि उपयोग में बदलाव क्यों हो रहा है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से भूमि उपयोग में बदलाव आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं। मैं एक एक करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको ये चीज़ें रटनी ना पड़े। ठीक है, और ये मैं बहुत आसानी से बहुत अच्छे से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, तो बस थोड़ा सा आप सीखने की कोशिश करना इनको। ठीक है, वर्तमान में नगरीय प्रवृत्ति के प्रसार से ग्रामीण अधिवासों वाली भूमि को कम किया जा रहा है। अब आपको मैं बता दूं नगरों का क्या हो रहा है। सपोज डेट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये दिल्ली है, ठीक है, और इसके पास में ये चारों तरफ गांव है। ये एक गांव है, 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 इस तरीके से इसके चारों तरफ गांव है। अब क्या हो रहा है, ये दिल्ली के चारों तरफ अलग अलग राज्य है। ठीक है, यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, दिल्ली काम करने के लिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दिल्ली काम करने के लिए जा रहे हैं। कोई क्या काम करने के लिए जा रहा है, कोई क्या काम करने के लिए जा रहा है, ये सब दिल्ली काम करने के लिए जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है भाई, जब दिल्ली में बाहर से लोग जाएंगे तो क्या होगा, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। तो क्या करेंगे लोग, दिल्ली को चौड़ा करना चालू कर देंगे। दिल्ली क्या हो जाएगी, फैलना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई साहब, दिल्ली फैलना प्रारंभ कर देगी। दिल्ली फैलना प्रारंभ कर देगी। जो दिल्ली के बाहर के इलाके हैं वहाँ पर भी लोग रहना प्रारंभ कर देंगे। जब दिल्ली बाहर की ओर फैलना प्रारंभ करेगी तो क्या होगा, ये जो गांव है ना, ये क्या हो जाएंगे, सक्रिय होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, ये सारे के सारे गांव क्या होते जाएंगे, सक्रिय होते जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या होता है, भूमि उपयोग में बदलाव आता है। जब ये गांव सक्रिय होंगे तो क्या होगा, यहाँ का जो भूमि उपयोग है, पहले यहाँ पर खेती की जाती थी, पहले यहाँ पर अनाज उगाया जाता था। आजकल वहाँ पर क्या हो गए, बड़े बड़े मकान बन गए, वहाँ पर बहुत सारे लोग निवास कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ का भूमि उपयोग जो पैटर्न था वो बदल गया। किसकी वजह से बदला, वो दिल्ली शहर की बढ़ती पॉपुलेशन के कारण बढ़ा। समझ में आ गई बात। और देखो भाई लोगों, अभी तक आपने मेरा बैच ज्वाइन नहीं किया तो बैच ज्वाइन कर लो। ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़ाऊंगा, बहुत शानदार तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी मैं आपको 100% बोलूँ कि मैं 100% सिखाऊंगा, तो देखो इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं ही क्या, कोई भी कैंडिडेट फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता कि मैं 100% आपको सिखाऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपना 100% दूंगा आपको सिखाने के लिए। पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए, बहुत अच्छे से सिखाने के लिए। ठीक है, लेकिन हम कब सीखेंगे, आप बहुत अच्छे से कब सीखोगे, जब आप अपना 100% देंगे। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप भी अपना 100% दो और मैं भी अपना 100% दूं और फिर हम कोई चीज़ ना सीख पाएँ। ठीक है, तो हम मिलजुल कर पढ़ेंगे, आपस में पढ़ाएंगे। जो आपको ना समझ में आए मेरे को डायरेक्ट कॉल करके पूछो, मेरे को अच्छे से मैसेज करके पूछो। आपके लिए 24 × 7 24 × 7 सर्विस उपलब्ध है। आप कभी भी कॉल कर सकते हो। थोड़ा सा वो टाइम मांगूंगा कि रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कॉल मत करो, क्योंकि उस टाइम मैं निद्रावस्था में रहता हूँ, सोने की थोड़ी कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है, बाकी आप फुल टाइम कभी भी कॉल करो, लेकिन बस एक उसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि ऐसे नहीं कि मैंने फ़ोन काट दिया, बार बार कॉल करते हो, क्योंकि हो सकता है उस टाइम मैं किसी काम में बिजी हूँ। आपका कॉल मैं 100% रिटर्न करूँगा। ठीक है, और हाँ, आप यदि बैच लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि ज्योग्राफी में हमारा बहुत अच्छा स्कोर हो, हमारा ज्योग्राफी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो, हमारा उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप
नेट जेआरएफ के लिए भी बैच ले सकते हो, कॉलेज लेक्चरर के लिए भी बैच ले सकते हो, टीजीटी पीजीटी के लिए भी बैच ले सकते हो, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी बैच ले सकते हो, केवीएस वगैरह के लिए भी बैच ले सकते हो। बैच का चार्ज नाम मात्र है बिल्कुल, ठीक है। मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता रहा हूँ आपको, 7891 350470 7891350470। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके ऊपर आप मेरे से कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो और बैच ज्वाइन कर सकते हो। नेट जेआरएफ के लिए बैच लेते हो तो चार्ज ओनली 500 रुपये, कॉलेज लेक्चर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चार्ज ओनली 800 रुपये, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। चरागाह क्षेत्र में कमी आ रही है, इससे जीवों का संरक्षण बाधित हो रहा है। बात बिल्कुल सही है। पहले भाई साहब आपने खुद ने देखा होगा, यदि आप गाँव से हो, पहले जंगल बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उन जंगलों में आज जंगली मानव रहने लग गए, मतलब इंसान रहने लग गए, उन जंगलों को काट दिया। तो क्या हो गया, वहाँ पर पहले जो जीव रहते थे उनका क्या हो गया, घर विनाश हो गया, उनका घर टूट रहा है आजकल। वो क्या करेंगे, उनका रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो वो क्या करेंगे, मरना प्रारंभ कर देंगे। वो मर रहे हैं बेचारे, किसकी वजह से, घर की वजह से, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उनके घरों का विनाश होता जा रहा है। ग्रामीण अधिवास एवं नगरीय अधिवास के विस्तार हेतु वन भूमि का बड़े स्तर पर विनाश हो रहा है। बात बिल्कुल सही है। गाँव का विस्तार हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है तो गाँव का भी फैलाव हो रहा है, गाँव भी फैलते जा रहे हैं, गाँव में भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, नगरों में भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या हो रहा है, वनों का विनाश हो रहा है, जंगल वाली भूमि को भी काट दिया जा रहा है कंप्लीट रूप से, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आपको, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, बाजार संचालन करने आदि आर्थिक गतिविधियों के लिए भूमि उपयोग में बदलाव किया जा रहा है। बात तो बिल्कुल सही है भाई। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज डैट आप जहाँ पर रहते हो, आपका गांव है, सिटी के पास में आपका गांव, और आपके गांव में एक कपड़े की फैक्ट्री खुल गई। क्या होगा, ये एक कपड़े की फैक्ट्री खुल गई तो क्या होगा, आपके गांव का जो, आपके गांव में एक कपड़े की फैक्ट्री खुल गई, किसकी है, कपड़े की फैक्ट्री। तो क्या होगा, जैसे कपड़े की फैक्ट्री खुलेगी तो आपके गांव का जो काम करने का प्रोसेस है वो बदल जाएगा। आपके गांव में क्या होगा, मोस्टली जो काम है वो कपड़े से रिलेटेड हो जाएगा। कोई कपड़े की दुकान खोलेगा, कोई बड़े बड़े मकान बना देगा, वहाँ पर लोग रहना चालू कर देंगे। जहाँ गेहूं की फसल होती थी वहाँ पर अब सब्जियां बोने स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि भाई लोग यहाँ के यहाँ खरीद के खा लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जब औद्योगिक, जब इंडस्ट्री बढ़ती जाती है, इंडस्ट्री की जो गतिविधियाँ बढ़ती जाती हैं, तो क्या होता है, बाजार संचालित होता है। बाजार संचालित करने के लिए क्या होता है, धीरे धीरे जो बाजार आर्थिक गतिविधियों के लिए भूमि उपयोग भूमि उपयोग में बदलाव होता रहता है। बढ़ती आबादी के कारण भूभाग टुकड़ों में बंटने के साथ महंगी होती जाती है। बात बिल्कुल सही है। अरे भाई साहब, आज आप यदि बात करो जयपुर में, दिल्ली में ज़मीन लेने की, दिल्ली में आप और मैं जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो उनकी हैसियत नहीं है कि अब दिल्ली में मुखर्जी नगर जैसी जगह पर ज़मीन खरीद पाएँ। क्यों, क्योंकि क्या हो गया, वहाँ पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ज़मीन की कीमत बढ़ती जा रही है, ठीक है। गांव में ज़मीन का भाव है 7 लाख 8 लाख रुपए बीघा का, वहाँ पर एक वर्ग गज का भाव 1 लाख रुपए, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, जनसंख्या की वजह से हो रहा है। अब आप बोलोगे जनसंख्या की वजह से क्यों, अरे भाई जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर बाजार भी ज़्यादा है, वहाँ पर सुविधाएँ भी ज़्यादा हैं, तो डायरेक्टली सीधी सी बात है, वहाँ पर जनसंख्या भी बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर ज़मीन की रेट भी बढ़ेगी। कृषि कार्य वाली भूमि को विभिन्न फार्मों जैसे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन जैसे कार्यों में बदला जा रहा है। बात बिल्कुल सही है। आजकल लोग क्या है, अलग तरीके से कृषि कर रहे हैं। जैसे पहले जनसंख्या कम थी तो समुद्र की मछलियों से जो नदी की मछलियाँ थी उनको खाने से ही काम चल जाता था। वो सफिशियंट थी कि भाई नदियों से मछली पकड़ लो, वो गुजारा चला देंगी। लेकिन आजकल जनसंख्या बढ़ गई, नदियाँ घट गई। बहुत सारी नदियाँ हैं जो पहले बहती थी, वहाँ से पहले मछली पकड़ने का काम होता था, लेकिन आजकल नहीं हो रहा है। यमुना नदी की बात कर लो, यमुना नदी जब दिल्ली से गुजरती है तो उसको वहाँ पर मृत नदी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो वहाँ पर बिल्कुल गंदगी से गुजर रही है, वहाँ पर मछली नहीं पाली जा सकती। क्या नहीं हो सकता, वहाँ पर मछलियाँ नहीं पाली जा सकती। तो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, जनसंख्या भी बढ़ गई, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो मछली खाने वालों की लोगों की संख्या बढ़ेगी, और एक साइड नदियाँ खत्म हो रही हैं, मतलब मछलियाँ खत्म हो रही हैं और मछली खाने वालों लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो क्या किया जाएगा, मछली पालन के लिए पौंड बनाए जाएंगे। जैसे आप यूपी में देख सकते हो, बहुत सारे खेतों में मछली पालन का काम किया जाता है, मुर्गी पालन का काम किया जाता है। पहले जनसंख्या कम थी, मुर्गियाँ बहुत थी, काम चल जाता था, लेकिन आजकल मुर्गी खाने वालों की संख्या बढ़ गई। तो भाई मुर्गियों की संख्या बढ़ाना बहुत जायज़ बात है,
तो इसलिए क्या हो गया, लोग मुर्गी फार्म खोल दिए, रेगुलर अंडा बेच रहे हैं, मुर्गी बेच रहे हैं, काम चल रहा है। उसके बाद गांव का नगरीय स्वरूप में परिवर्तन से सड़कें, नाले, बिजली आदि बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भूमि उपयोग का प्रारूप बदल गया। ये भी बात जायज़ सी है, गाँव का नगरीय स्वरूप बदल गया। आपको भी पता है गाँव का जो स्वरूप था वो बदल गया आजकल। सड़कें, नाले, बिजली आदि बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भूमि उपयोग प्रारूप बदल रहा है। बात बिल्कुल सही है। गांव में धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि हर गांव तक सड़क पहुंचे, हर गांव तक बिजली पहुंचे, तो उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग स्वरूप भी बदलता जा रहा है। ठीक है, पहले देख सकते थे, पहले गांव में बैल रहते थे, उनसे जुताई का काम किया जाता था, लेकिन आजकल भाई बैल आपको दिखेंगे नहीं, आजकल ट्रैक्टर से जुताई होती है। ठीक है, भूमि उपयोग संरक्षण हेतु मृदा संरक्षण, मृदा गुणवत्ता सर्वेक्षण, ध्यान से सुनना, भूमि उपयोग संरक्षण हेतु मृदा संरक्षण, मृदा गुणवत्ता संवर्धन, जल गुणवत्ता और उपलब्धता के साथ वन संरक्षण तथा वन्यजीव आवास संरक्षण आदि महत्वपूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए। भूमि उपयोग संरक्षण हेतु मृदा सर्वेक्षण, मृदा गुणवत्ता संवर्धन, जल गुणवत्ता और उपलब्धता के साथ साथ वन संरक्षण तथा वन्यजीव आवास संरक्षण आदि जैसे महत्वपूर्ण प्रयास किए जाने हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं भूमि अधिग्रहण और समव्यवहार। समव्यवहार, ध्यान से सुनना ये लाइन, भूमि अधिग्रहण और समव्यवहार, लैंड। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। भूमि अधिग्रहण एक ऐसी सरकारी गतिविधि है, ध्यान से सुनना, फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा बिल्कुल शानदार तरीके से। भूमि अधिग्रहण एक ऐसी सरकारी गतिविधि है जिसके द्वारा भूमि के स्वामियों से भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। अधिग्रहण का मतलब होता है उससे भूमि छीनी जाती है, जिससे किसी सार्वजनिक प्रयोजन या किसी कंपनी के लिए उसका उपयोग किया जा सके। जैसे आपके आसपास के एरिया में, या फिर मैं अपने एरिया का एग्जांपल देता हूँ, जैसे सरिस्का की बात बताता हूँ मैं। सरिस्का सबका सुना हुआ होगा, इसलिए मैं सरिस्का का एग्जांपल ले रहा हूँ, और यहाँ पर हाल में ऐसा हुआ भी है। ये सरिस्का था पहले, ठीक है, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, इस सरिस्का को इतने रूप में कर दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया, सरिस्का को छोटा कर दिया। अब भाई साहब शेरों की संख्या कम होती गई, बाघों की संख्या कम होती गई, तो बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने वापस इस सरिस्का को पहले का इतना बढ़ाने की कोशिश की। अब सरिस्का को वापस पहले का इतना बढ़ाने की कोशिश की। अब भाई साहब पहले का इतना बढ़ाएगी कैसे, पहले इतना था वापस इतना कैसे करे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गए, लोग रहना प्रारंभ कर दिए। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन निकाला कि भाई साहब इस एरिया में जो भी लोग निवास कर रहे हैं उनको किसी भी अन्य जगह पर, कोई पहाड़ के पास में भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ज़मीन भी हो सकता है, कोई किसी नदी के पास में भी हो सकता है, जिसको हम सार्वजनिक ज़मीन बोलते हैं, वहाँ पर उनको क्या कर दिया, रहने के लिए ज़मीन दे दिया, और जितनी उनकी यहाँ पर ज़मीन थी उतनी उनको यहाँ पर ज़मीन दे दी, सारी सुख सुविधाएं दे दी। ठीक है, तो ये क्या एक अधिग्रहण है। यह अधिग्रहण स्वामियों को मुआवजा के भुगतान या भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के भुगतान के अधीन किया जाता है। यह भी ध्यान से सुनना, यह अधिग्रहण स्वामियों को मुआवजे के भुगतान या भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के भुगतान के अधीन किया जाता है। अर्थात भूमि अधिग्रहण में भूमि मालिकों को क्षतिपूर्ति या मुआवजा देना आवश्यक होता है। ये बात मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको यदि गवर्नमेंट कहीं से उठाकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करती है तो वहाँ पर आपकी जितनी प्रॉपर्टी थी उतनी प्रॉपर्टी आपको वहाँ पर दी जाती है। हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा दे, लेकिन 100% ये तो श्योर है कि जितनी आपकी वहाँ थी उतनी तो आपको दी जाएगी। जैसे यहाँ से सरिस्का में लोगों को उठा के किसी दूसरे गांव में शिफ्ट किया गया, तो सरिस्का में सपोज डेट इस वाले एरिया में, सरिस्का के इस वाले एरिया में किसी की 7 बीघा ज़मीन थी, तो उसको यहाँ पर जहाँ भी शिफ्ट किया गया वहाँ पर 7 बीघा ज़मीन तो दी गई है। हो सकता है उसको थोड़ी बहुत ज़्यादा भी दे दी गई हो कि ले भाई तू टेंशन मतलब मैं तेरे को थोड़ी सी ज़्यादा दे रहा हूँ, तू भी खुश हम भी खुश। भारत में भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुख्य कानून भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में आया था। कब आया था? 1894 में आया था। अब ध्यान से सुनना ये बात, भारत में भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुख्य कानून
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 से आया था। कब आया था? 1894 में आया था। ध्यान से सुन लेना, भारत में भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो मुख्य कानून था, क्या नाम था मुख्य कानून का? भूमि अधिग्रहण अधिनियम था। कब आया था? 1894 में आया था। यह अधिनियम सरकार को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि के अधिग्रहण का प्रावधान करता है। ध्यान से सुन लो, ये बात बहुत शानदार वाली बात है कि भाई साहब यह अधिनियम सरकार को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि के अधिग्रहण का प्रावधान करता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसा कि योजनाबद्ध विकास करना, योजना एक सिस्टमेटिक ढंग से डेवलपमेंट करना, उस विकास करना, शहरी या ग्रामीण योजना बनाना, शहरी और गांव से संबंधित कोई भी योजना बनाना, लोगों को बताना कि भाई तुम यहाँ से उठोगे तो हम जहाँ पर आपको शिफ्ट करेंगे वहाँ पर आपको सड़क भी मिलेगी, वहाँ पर आपको लाइट भी मिलेगी, वहाँ पर आपको पेयजल की व्यवस्था भी मिलेगी, वहाँ पर आपको उपजाऊ जमीन भी मिलेगी, आपको इतने लाख की सब्सिडी भी मिलेगी। गरीबों या भूमिहीनों के लिए आवासीय प्रयोजन हेतु प्रावधान। ठीक है, जो वहाँ पर गरीब थे उनको बोल दिया जाता है कि भाई तू यहाँ पर, तेरे को केवल रहने का मकान है यहाँ पर, वहाँ पर तेरे को 1 बीघा ज़मीन और दी जाएगी। वो क्या करेगा, अरे यार देख वहाँ पर 1 बीघा ज़मीन भी मिल रही है, मकान भी मिल रहा है। ठीक है, तो उससे वो थोड़ा खुश हो जाएगा, वो अधिग्रहण के लिए तैयार हो जाएगा। शिक्षा, आवास या स्वास्थ्य योजना के लिए सरकार को भूमि की आवश्यकता हेतु। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अतः इस अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक प्रयोजनों तथा उन कंपनियों के लिए भूमि के अधिग्रहण कानूनों को संशोधित करना, साथ ही मुआवजे का निर्धारण भी करना है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से अपने दिमाग में ठूस लेनी है, बैठा लेनी है, सेट कर लेनी है। अब बचा ये टॉपिक, एक बार देखता हूँ कितना लंबा टॉपिक है, चलो मैं इसको भी यहीं कंप्लीट करवा देता हूँ। भूमि अधिग्रहण संबंधित संशोधित कानून एवं महत्वपूर्ण प्रावधान। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित संशोधित कानून और महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 संसद में पारित हुआ, लेकिन इसे मुआवजा पुराने अधिनियम 1894 के समान ही तय किया गया। ध्यान से सुनना ये बात। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 संसद में पारित हुआ, लेकिन इसमें मुआवजा पुराने अधिनियम 1894 के समान ही तय हुआ। कि भाई साहब भूमि अधिग्रहण से संबंधित, पुनर्वास से संबंधित, पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित 2013 में एक अधिनियम पारित हुआ, लेकिन उसमें जो मुआवजे के जो नियम थे वो 1894 के अनुसार ही रखे गए। वर्ष 2015 के तहत ही सार्वजनिक उद्देश्य से निर्मित निजी अस्पतालों और निजी शिक्षण संस्थाओं को बाहर कर दिया गया। और वर्ष 2015 के तहत सार्वजनिक उद्देश्य से निर्मित निजी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल और निजी शिक्षण संस्थान, प्राइवेट स्कूल को बाहर कर दिया गया। खेतीहर एवं प्रभावी परिवार के एक सदस्य को रोजगार अनिवार्य बना दिया गया। और जो खेतीहर लोग थे उनको, और प्रभावी परिवार थे, जो भी उससे प्रभावित होने वाले परिवार थे, अधिग्रहण से जो परिवार प्रभावित हो रहे थे, उन परिवारों को और खेतीहर लोगों को, एक सदस्य को रोजगार अनिवार्य बना दिया गया। उनको कह दिया गया कि भाई जब तुम यहाँ से उठ के वहाँ जाओगे तो आप में जितने भी लोग हैं उनमें से एक लोग को रोजगार दिया जाएगा। वो रोजगार कैसा भी हो सकता है, सपोज दैट नरेगा का भी हो सकता है, किसी भी तरीके का रोजगार हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको गवर्नमेंट जॉब दी जाए, किसी भी तरीके का रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन उसको रोजगार दिया जाता है। विवादों की सुनवाई हेतु जिला स्तरीय न्यायाधिकरण का गठन का प्रावधान। और उनको बोला कि भाई तुम टेंशन मत लो, यदि हम तुम्हें वहां पर शिफ्ट करते हैं तो वहां पर आपको हम एक सुविधा देंगे। सुविधा ये रहेगी कि आपको वहां पर हम आपके लिए एक न्यायालय बना देंगे, एक क्या बना देंगे, कोर्ट बना देंगे। और आपके जितने भी मसले होंगे, जितने वाद विवाद होंगे, आप वहां पर उनका आसानी से सुलझेड़ा कर लेना। ठीक है। वर्ष 2017 में एक संशोधन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के भूमि अधिग्रहण पर मुआवजे की राशि 2 गुना कर 4 गुना
जो पहले 4 गुना निर्धारित थी। वर्ष 2013 में एक संशोधन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के भूमि अधिग्रहण पर जो मुआवजे की राशि थी 2 गुना कर दी गई, जो पहले 4 गुना थी। यहाँ पर एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये हुआ कि पहले मुआवजे की राशि 4 गुना थी। मैं समझा रहा हूँ, पहले क्या होता था, यदि किसी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भेजा जा रहा है और यहाँ पर इसकी 4 बीघा ज़मीन है, तो पहले उसको क्या करता था, 4 गुना दी जाती थी, यहाँ पर उसको 16 बीघा दी जाएगी। लेकिन अब इसको 2 गुना ही कर दिया गया। यदि किसी की यहाँ पर 4 बीघा है तो उसको जहाँ उठा के भेजा जाएगा वहाँ पर उसको 8 बीघा ज़मीन दी जाएगी। ठीक है, और बाकी की जो मैंने ऊपर सुविधाएं बता दी वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी। भारत के ग्रामीण समस्याएं, चलो ये भी मैं पढ़ा देता हूँ। भारत में जो ग्रामीणों के साथ समस्याएं होती है, गांव में क्या क्या समस्या होती है भारत के गांव में, तो इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, भारतीय कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप सभी को पता है। भारत में मोस्टली लोग कृषि पर डिपेंडेड होते हैं, जहाँ की 70% से अधिक जनसंख्या गाँव में निवास करती है। भारत में एक कृषि प्रधान देश है। भारत की जो मोस्टली लोग हैं, 60% जनसंख्या है, 70% जनसंख्या है भारत की जो कृषि पर डिपेंड है, और भारत के 70% लोग हैं जो गाँव में निवास करते हैं। अब गाँव की क्या क्या समस्या है, निर्धनता, गरीबी एक गाँव की समस्या है, बेरोजगारी गाँव की समस्या है, आवासीय समस्या, यातायात की समस्या, अशिक्षा, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, व्यावसायिक गतिशीलता का अभाव, ये सारी क्या है, गाँव की समस्या है। आवश्यक सेवाओं का अभाव, ये क्या है, सारी गाँव की समस्या है, जिसकी वजह से वो गाँव को छोड़कर शहरों की ओर जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आज की हमारी क्लास। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ग्रामीण नियोजन के जो प्रतिमान है, जो प्लानिंग है, वो हम कल पढ़ाएंगे आपको। पिछली क्लासेस देखना चाहते हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। और मैंने अभी जो कॉन्टैक्ट नंबर बताए थे 7891, कौन से, 7891 7891350470, इनके ऊपर आप मेरे से कॉल करो, व्हाट्सएप पर चैट करो, मैसेज करो और बोलो कि सर हमें बैच ज्वाइन करना है। हम आपको बैच देंगे, PDF देंगे, वीडियोस देंगे, शानदार तरीके से तैयारी करो, धमाकेदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, और 100% जेआरएफ निकालो। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, PGT TGT कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई करो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।